हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। हम राज व्यवस्था के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आज ये आपका फोर्थ वीडियो में आज हम यहाँ पे जो संघीय कार्यपालिका और विधायिका है उससे संबंधित क्वेश्चनों की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे जिसको आप सभी को आंसर देना है। तो कल का वीडियो भी आप लोगों ने बड़े अच्छे से सभी ने आंसर दिया, मुझे उम्मीद है आप आज भी ऐसे इसका आंसर दोगे। तो ये हमारी 4th क्लास है आज आपकी। साथ ही साथ में जो अभी हमारी पीएससी की वैकेंसी है उसके लिए हमारी क्लासेस चल रही है, जिसमें अंकित सर 6 से 7 में आपको भूगोल पढ़ा रहे हैं। अंकित सर की क्लास में आपका भूगोल चल रहा है। जो आपकी दांगी सर की इतिहास की क्लास लगभग आज दी एंड है, या 1-2 क्लास और बची होगी। मेरा मध्य प्रदेश खत्म हो चुका है, राज व्यवस्था में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज आप 4th वीडियो पढ़ रहे हो। ये जो आपकी पीएससी की वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के लिए हमने आपके लिए पीडीएफ वीडियो प्लस पीडीएफ, क्योंकि हमारा पीएससी का कोर्स भी चल रहा है। पीएससी के कोर्स का पूरे वीडियो आप कंप्लीट है, जिन लोगों को ज्वाइन करना है कोर्स प्लस वीडियो वो उन्हें मिलेगा आपको 555 रुपये में। साथ ही में अभी हम यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराएंगे। आप अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपको नोट्स भी आपके फ्री में 2 दिन के अंदर घर आपके अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, और जिनको नोट्स की आवश्यकता है वो उन्हें 1999 रुपये में प्राप्त होंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो, और आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके आपके 125 टेस्ट टोटल होने हैं, जिसमें लगभग 114 टेस्ट अभी तक अपडेट हो चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है टेस्ट सीरीज, ये आपको 599 में प्राप्त होगी। आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप वहां से हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, लगभग 4000 प्लस लोग इसमें जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन है आपके, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बेटल प्रणाली के द्वारा। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश क्या भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है। अब यहाँ पे अगर आप आर्टिकल 55 देखोगे, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या देख के रखी है आपको, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पद्धति है। किसके निर्वाचन की, आर्टिकल कौन सा होगा आपका, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या देख के रखी है आपकी, रीति पद्धति। अगर आप यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पद्धति देखोगे तो 4 सिद्धांतों का राष्ट्रपति के निर्वाचन में यूज होता है। चारों सिद्धांत देखिएगा कौन कौन से सिद्धांत है। सबसे पहले राज्यों में समतुल्यता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत जो लगता है उसका नाम है आपका क्या, राज्यों में समतुल्यता का सिद्धांत। पहले सिद्धांत का नाम है आपका क्या, राज्यों में समतुल्यता का सिद्धांत। दूसरा आपका जो सिद्धांत आता है वो आता है आपका क्या, राज्यों में समरूपता का सिद्धांत। राज्यों में कौन सा सिद्धांत लगता है आपका, तो राज्यों में समरूपता का सिद्धांत। राज्यों में समरूपता के सिद्धांत के बाद एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का यूज होता है। और एक जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है आपका क्या, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ये चारों पद्धति का राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है आपका, यूज होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, इस पद्धति को हम हस्तांतरणीय प्रणाली भी बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इंग्लिश नेम याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मत पद्धति कौन सी यूज होती है, उस पद्धति का नाम है आपका क्या, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुपातिक मत प्रणाली नहीं है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का सिद्धांत है, जिसमें एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। ये बात अलग लिखी हुई है और ये बात आपकी अलग है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो पद्धति यूज होती है उस पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो जिन लोगों ने इसका आंसर एकल संक्रमणीय मत पद्धति लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यह पद्धति मत प्रणाली नहीं है, प्रतिनिधित्व पद्धति का सिद्धांत है, जिसमें आपको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर एकल संक्रमणीय मत पद्धति लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है। अगर कानून बनाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ पर देख के रखी है तो जल्दी बता दीजिए कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है।
लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदन में से एक पटल पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हमें कोई सा नया कानून बनाना है तो क्या लोकसभा में रखा जाएगा या राज्यसभा में या दोनों में? तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि हमें नया कानून कोई सा बनाना हो तो किस पटल पे आपका इसका आंसर या किस पटल पे आपका वो रखा जाएगा। देखिएगा, अगर आप आर्टिकल 107 पढ़ोगे, विधेयकों के पारित एवं पूरा स्थापित किए जाने के संबंध में प्रक्रिया, किसके? आपके विधेयकों के पारित एवं पूरा स्थापित किए जाने के संबंध में प्रक्रिया। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं आपके। एक जो विधेयक होता है उस विधेयक को बोलते हैं हम, कौन सा विधेयक आपका? तो पहला विधेयक होता है आपका कौन सा? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के बाद दूसरा जो विधेयक होता है उस विधेयक का नाम होता है आपका कौन सा? धन विधेयक। धन विधेयक के बाद तीसरा जो विधेयक होता है उस विधेयक को बोलते हैं हम कौन सा? आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। और जो 4th विधेयक है उस विधेयक का नाम है आपका कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 प्रकार के आपके विधेयक होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। अब इन चारों विधेयक में देखिएगा, जो कानून बनाने के लिए अधिकांशतः विधेयक होते हैं वो होते हैं आपके कौन से? साधारण वाले। क्योंकि आप देखिएगा, कानून बनाने के लिए 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, एक होता सरकारी, एक गैर सरकारी। सरकारी मतलब कोई मंत्री लाया तो सरकारी, और कोई दूसरा व्यक्ति लाया तो गैर सरकारी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, कानून बनाने की प्रक्रिया अधिकांशतः साधारण विधेयक से होती है। साधारण विधेयक भी नहीं होगा, अगर कोई कानून भी होगा तो साधारण विधेयक दोनों सदन में से किसी में भी लाया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और ये आपका किस में भी लाया जा सकता है आपका? तो ये आपका राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो दोनों में से आ सकता है। इसीलिए जिन लोगों ने इसका आंसर दोनों लगाया, क्योंकि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक भी 2 प्रकार का होता है, धन विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड, जिसमें वित्त विधेयक फर्स्ट लोकसभा में पेश होता है। संविधान संशोधन विधेयक भी दोनों उसमें पेश होता है, लेकिन हमने कानून बनाने की प्रक्रिया की बात की थी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोनों में से एक के पटल पर। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? सी। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है? आपको आंसर देना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। यहाँ पे आप विकल्प देखिए, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषदों के सदस्य। जल्दी कमेंट करके बताइए जो आपके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। साथ में ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की ही गई है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। साथ में यह भी बताना है कि कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके भाग लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करोगे तो आर्टिकल जो होगा अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। और जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिएगा कौन भाग लेते हैं? आपके संसद के दोनों सदन के सदस्य, दोनों सदन के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं? आपके भाग लेते हैं। दोनों सदन बोले तो आपका यहाँ पे आपके लोकसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं, और लोकसभा के बाद यहाँ पे आपको राज्यसभा के भी सदस्य क्या करते हैं? आपके भाग लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदन के भाग लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते ही लेते हैं, और निर्वाचित के साथ साथ आपके कौन से सदस्य भी भाग लेंगे? तो वो लेंगे आपके कौन से? मनोनीत। राज्य की विधानसभा या राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य अर्थात 1 और 2 लगाया है उन सभी का आंसर सही है, ये आपके भाग नहीं लेते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पूरा स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित यहाँ पे नहीं किया जा सकता और यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे नहीं शब्द है और यहाँ पे किया जाता है। तो जल्दी आप कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी का इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में जैसे कौन सा एक कथन सही है। एक ही कथन इसमें ओनली सही है, उस सही कथन को आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप देखोगे आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 संविधान का, जो आप अनुच्छेद 109 और 110 देखोगे
109 में आपकी धन विधेयक की प्रक्रिया देख के रखिए, यहां पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दिए संविधान में धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया, और यहां पर हमारा जो संविधान है वो आपके धन विधेयक की परिभाषा देता है। यहां पर किसकी परिभाषा दी है, तो यहाँ पे परिभाषा किसकी दी गई है, तो परिभाषा दी गई है आपकी किसकी, धन विधेयक की। हमेशा ध्यान रखिएगा जो धन विधेयक है वो किसमें पेश होता है आपका, तो धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास किसी भी प्रकार की कोई पावर नहीं है, सिर्फ राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है, और 14 दिन तक अगर नहीं पास करती है तो वहां वैसा के वैसा ही पारित माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपसे धन विधेयक के बारे में पूछा है कि धन विधेयक कौन से सदन में पेश होता है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा आपका, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी। तो डी इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 5। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। सोच समझ के आप सभी को आंसर देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, बताइए कौन से आर्टिकल में हुआ, 352, 74, 56, 76। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। जल्दी बताइए कि आपको किसको साफ नहीं दिख रहा है। मेरी स्क्रीन, मेरे सामने भी एक स्क्रीन लगी हुई है, 2 स्क्रीन इधर भी लगी है, इधर भी लगी, हो सकता है उसमें साफ आ जाइए। तो मैं आपकी तरह डायरेक्ट, जैसे आप स्टूडेंट देखते हो वैसे मैं भी देख पा रहा हूं, तो मेरे पास तो यहाँ पे साफ चल रहा है। आप अपने मोबाइल का रेजोल्यूशन बढ़ाइए, 144 की जगह 260 या 340 के भी कर लीजिए, साफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, कहां पर हुआ, मेरी बात थोड़ी ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल आपका 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 352, तीनों समझिए, तीनों में क्या लिखा। यहां पर क्या लिखा है, राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए क्या होगी आपकी, तो यहां पर राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह व सहायता कौन देगी, आपकी मंत्री परिषद। यहाँ पे मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध 6 प्रावधान इसके अंदर लिखे हैं। अभी इतना समय नहीं है कि मैं इसके सारे 6 के 6 प्रावधान आपको बता पाऊं, फिर भी बता देता हूं कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर करते हैं, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो आप मंत्री को वेतन भत्ते देखोगे वो संसद निर्धारित करती है। अगर कोई व्यक्ति मंत्री है, संसद के दोनों सदन का सदस्य नहीं है, तो वह 60 दिन तक मंत्री रह सकता है। ये हमने कुछ ऐसे प्रावधान आपके आर्टिकल 75 में लिखे, लेकिन उनकी बात बाद में करेंगे। और आर्टिकल 352 में आपके यहाँ पर आपातकाल की चर्चा है, राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है संविधान में। आर्टिकल 352 में पूरे संविधान में, संपूर्ण संविधान पढ़ लीजिए, कहीं पर भी 1978 से पहले, कब से पहले, आपके 1978 से पहले कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द संविधान में नहीं लिखा था। हर जगह मंत्री परिषद शब्द लिखा था। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया और हमने ये लिख दिया कि अगर राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर इस बात का आभास हो जाए कि भारत के समक्ष युद्ध, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का संकट नजदीक है, तब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर, किसकी सिफारिश, आपकी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, कर देगा। तो मंत्रिमंडल अलग बात है और मंत्री परिषद अलग बात है। थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा इतना समय नहीं दे पाऊंगा कि मैं आपको संपूर्ण मंत्री परिषद बताऊं। यहाँ पे देखिएगा, जरा समझ लीजिए, 2 मिनट, आपको डाउट आपका अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा, 2 मिनट लगेगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपके सामने एक बढ़िया सा एक ढांचा प्रस्तुत करता हूं। सबसे ऊपर ये जो होता है आपका, सबसे ऊपर जो मंत्री होता है वो होता है आपका क्या, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के नीचे कार्य करता है आपके कौन, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल में होते हैं आपके क्या, कैबिनेट मंत्री। ये कौन होते हैं आपके, तो ये होते हैं आपके क्या, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के नीचे कार्य करता आपका कौन, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और यहाँ पे आपका कौन करता है, एक व्यक्ति होता है जिसे हम बोलते हैं आपका क्या, राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री के नीचे जो काम करता है उसे हम बोलते हैं आपका क्या, उप मंत्री।
अब ध्यान रखिएगा, ये जो संपूर्ण बॉडी है, जो मैंने आपके सामने पूरी हेरारकी बनाई है, ये आपकी किसकी हेरारकी है? इस संपूर्ण को हम बोलते हैं आपकी क्या? मंत्री परिषद। ये क्या होती है? ओनली मंत्री परिषद। और अगर आपसे मंत्रिमंडल पूछा जाए तो जो आपके कैबिनेट के 20 से 25 बड़े मंत्री होते हैं, जो आपके कैबिनेट के 20 से 25 बड़े मंत्री होते हैं, इन सभी मंत्रियों को हम बोलते हैं आपके क्या? मंत्रिमंडल। तो संविधान में सिर्फ आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द लिखा है, बाकी सभी जगह मंत्री परिषद शब्द लिखा है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आर्टिकल 352 लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बाकी इनके ऊपर बात कभी डीप में करेंगे, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6वां, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? तो जल्दी बताइए, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? और आपको यह भी बताना है कि शून्यकाल का वर्णन संविधान में किस अनुच्छेद में? देखते हैं मुझे कौन सही आंसर देता है। संविधान के किस अनुच्छेद में शून्यकाल का वर्णन किया गया है? और शून्यकाल किसकी देन है? आपको दोनों प्रक्रिया बतानी है। जल्दी कमेंट करिए, समय कम है, फटाफट आंसर दे दीजिए आप सभी। ए भाग 5, भाग 5, भाग 5 में अनुच्छेद पूछना हूं। पंकज दुबे भारत, शरद सोनी, प्रिया पाल भारत। अनुच्छेद तो बताइए। हाँ, बड़े अक्षरों में लिखूंगा मैं, अक्षरों का रिजोल्यूशन यहाँ पे बढ़ा देता हूं। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये लीजिए, ज्यादा हो जाएगा 5 तो 4 में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, शून्यकाल की अगर हम बात करें, पहली बात तो ये याद रखिएगा, शून्यकाल किसकी देन है आपकी यहाँ पे? तो जो शून्यकाल देन मानी जाती है, हमारे भारत की ही देन है शून्यकाल। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो संपूर्ण संविधान में कहीं पर भी नहीं। संविधान में शून्यकाल का वर्णन नहीं है। शून्यकाल संविधान की प्रक्रिया में कहीं पर भी नहीं है। तो ना तो किसी अनुच्छेद में होगा, ना ही किसी जगह पर होगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर भारत की देन लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो शून्यकाल संविधान में किस देश की देन है? तो उस देश का नाम होगा आपका क्या? भारत। अगले क्वेश्चन, शून्यकाल बता देता हूं क्या होता है। संसद के नियम चलते हैं, काम कार्यक्रम, जैसे सुबह 10 से 11 के बीच संसद खुलती है। सबसे पहले सदस्य की गणपूर्ति को काउंट किया जाता है कि कितने सदस्य। गणपूर्ति का मतलब है कि सदन का सत्र चलाने के लिए 1/10 सदस्यों का होना चाहिए, अर्थात लोकसभा में 55 से 56, राज्यसभा में 25 सदस्य। फिर आपका 10 से 11 में तो ये पूरा काम हुआ। 11 से 12 का जो समय होता है, 11 से 12 में आपका चलता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प अवधि के प्रश्न। जो सदस्य प्रश्नकाल में प्रश्न नहीं पूछ पाते, उनके लिए 12 से 1 बजे का समय निर्धारित होता है, और जो 12 से 1 का समय होता है, उस समय को हम शून्यकाल बोलते हैं। तो शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है। जो व्यक्ति प्रश्नकाल में प्रश्न नहीं पूछ पाते, उनको पास समय रहता है कि वह 12 से 1 के बीच में क्या करते हैं, आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो खाना खाते शून्यकाल में खाना नहीं खाते हैं, प्रश्न पूछने का होता है, क्योंकि प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने के लिए कुछ दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जब आप प्रश्नकाल में नहीं पूछ पाएगा कोई सदस्य, तो वहां शून्यकाल में क्या कर सकता है, आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो भारत की देन है आपकी। 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? जल्दी कमेंट करके बताइए कि हाँ, सो जाते हैं, ठीक है, आप अपने अनुसार बताते रहिए। सो जाते हैं, जागते हैं, खाना खाते हैं, घूमते फिरते, जो उनकी मर्जी करते, पर मैंने आपको सही बात बताई है। जो शून्यकाल होता है, जो सदस्य प्रश्नकाल में पूछ नहीं पाते प्रश्न, वो शून्यकाल में पूछ लेते हैं। जल्दी बताइए, कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि भारतीय संविधान पुनः निर्वाचित करने के लिए राष्ट्रपति हो सकता है? मतलब भारतीय संविधान में, महाराज अक्षय जी बताइए आपका क्या आंसर है। मैं 2 मिनट ये क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर आप अपना कमेंट बताइएगा क्या है अक्षय जी का। अब देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन। जब आप आर्टिकल 57 पढ़ते हो, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में लिखा है कि राष्ट्रपति का कोई भी व्यक्ति जितनी भी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है, और जितनी भी बार चाहे उतनी बार आपका राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। मतलब जितनी बार चाहे आप उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लीजिए। जबकि अमेरिका के अंदर तो ऐसा है
कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है और 2 बार ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए और जितनी बार चाहे आप उतनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 57 से याद रखना, सत्ता में आने के लिए, मतलब एक बार क्या, एक से अधिक बार भी सत्ता में आ सकता है। तो जिन लोगों ने 57 आंसर दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्वाचित करता है? 104, 105, 82 और 117। जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सा आर्टिकल ये बात करता है। इसका आंसर दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की बात करता है? आपका क्या क्वेश्चन है सर? प्लीज हमारे क्वेश्चन का जवाब। अरे महाराज अक्षय जी, आपका क्वेश्चन तो बताइए, मैं क्या जवाब दूं? मेरे को क्वेश्चन ही पता नहीं, मैं आपके क्वेश्चन का क्या जवाब दूंगा। चलो अब मैं बता देता हूं, आर्टिकल सब एक एक की बात करते हैं। आर्टिकल 104 बताता हूं, आर्टिकल 104 में क्या लिखा, आर्टिकल 105 में क्या लिखा, आर्टिकल 182 में क्या लिखा और आर्टिकल 117 में क्या लिखा। यहां पे देखिएगा, आर्टिकल 104 है कि अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी अयोग्यता से ग्रसित हो गया और अनुच्छेद 99 के अधीन अगर उसने शपथ नहीं ली, फिर भी अगर सदन की कार्यवाही में भाग लेगा तो उसके खिलाफ दंड और जुर्माना दोनों लगाएंगे, दंड भी लगेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार है। 2 प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं। यहाँ पे एक अधिकार कैसे होते हैं आपके व्यक्तिगत रूप से और एक अधिकार कैसे होते हैं आपके, तो एक अधिकार है आपके क्या, सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत अधिकार क्या है, जब संसद का सत्र चल रहा हो तब किसी भी सिविल मामले में किसी भी संसद के सदस्यों को संसद के सत्र चलने के दौरान 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसे किसी भी न्यायालय में साक्षी होने के लिए आप नहीं बुला सकते। अगर किसी दांडिक मामले में उसे गिरफ्तार कर रहे हो तो जिस भी सदन का सदस्य, उस सदन के अध्यक्ष या सभापति से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ये संसद सदस्यों के विशेषाधिकार है जो कि आर्टिकल 105 में दे के रखें। आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग अर्थात प्रत्येक जनगणना के बाद उसके समायोजन की बात की गई है और आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की चर्चा की गई। मैंने 105 पूछा था, तो जिन लोगों ने इसका आंसर 105 दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 105। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि राष्ट्रपति किस दिन से अपने पद पर रहता है, 5 वर्ष तक अपने पद पर किस दिन से रहता है आपका। जल्दी कमेंट करके बताइए, कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है, आप अच्छे से समझोगे। हाँ, मैं करंट अफेयर, महाराज अक्षय जी, आपको जब मैं क्लास लास्ट में समाप्त कर रहा तब बताऊंगा आपको करंट अफेयर कौन से ईयर तक का पढ़ना है, बताऊंगा, आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अब मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा बाद में। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर कब तक बना रहता है। जब आप आर्टिकल 56 पढ़ते हो तो आर्टिकल 56 में स्पष्ट बात लिखा है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से, किस तारीख से आपके, तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, 5 वर्ष तक। अगर इससे पहले पद छोड़ना हो तो वहां अपना इस्तीफा किसे देगा, तो वहां अपना जो इस्तीफा देगा किसको देगा आपका, तो इस्तीफा देगा किसको, आपके उपराष्ट्रपति को। और अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है तो उसे हम महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पद ग्रहण की तारीख, तो अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर अपने पद ग्रहण की तारीख लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले, कम से कम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। जहां अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। जल्दी बताइए, ऐसी कौन सी योग्यता है जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन के लिए आवश्यक है। तो जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा संसद सदस्यों की योग्यताएं आर्टिकल 84 में आपकी यहां पर देके रखी है। अब यहां पे देखिएगा, अगर हम अनुच्छेद 84 की बात करें तो अनुच्छेद 84 में आपके संसद के
सदस्यों की क्या देके रखी आपकी, तो संसद सदस्यों की योग्यताएं। किस आर्टिकल में आपकी, तो संसद के सदस्यों की योग्यताएं देके रखी आपकी आर्टिकल 84 में। अब देखिएगा क्या योग्यताएं होती है। सबसे पहले अगर आप राज्यसभा की योग्यताओं की बात करें तो राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी, 30 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरी क्या लिखी, अभ्यर्थी जहां से निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। गलत स्टेटमेंट है। सन 2002 या 3 से राज्यसभा की निर्वाचन पद्धति में एक परिवर्तन किया गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी नहीं है। बी 2 स्टेटमेंट आपका गलत होता है। स्टेटमेंट 3 लिखा, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। सही बात है, कोई सा भी चुनाव लड़ा आप लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है और तीसरा विकल्प सही है। तो जिन लोगों ने 1 और 3 सही लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, डी नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, राज्यसभा के लिए तो उस राज्य का निवासी होना भी जरूरी नहीं है। जब निवासी नहीं है तो स्वाभाविक बात है मतदाता सूची में नाम होना भी जरूरी नहीं है आपका। और यह भी ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में खुला मतदान होता है। कौन सा मतदान होता है आपका, तो राज्यसभा में खुला मतदान होता है। और एक और परिवर्तन अब की बार 2019 के उसमें हुआ है। शायद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया कि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उससे नोटा को हटाया जाता है। अब राज्यसभा में आपके नोटा का प्रयोग नहीं होगा। तो कभी करंट का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस एक के चुनाव से नोटा विकल्प को हटा दिया गया है, तो वो हटा दिया गया किससे, आपके राज्यसभा से। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 1 और 3 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका 11वां, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। जल्दी कमेंट करके बताइए, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद या राज्यसभा के सभापति द्वारा। सभी लोगों को कमेंट कर कर आंसर देना है कि जो संयुक्त बैठक होती है वहां किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, अब देखिए मैं बताता हूं आपको संयुक्त बैठक का प्रावधान। संविधान का जब आर्टिकल 108 पढ़ोगे क्या होता है, 2 प्रक्रिया हमारे यहाँ पे, एक सदन है आपका क्या, लोकसभा, एक सदन है आपका क्या, राज्यसभा। मान के चलिए साधारण विधेयक, जो साधारण विधेयक होता है उसी में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और एक वित्त विधेयक सेकंड में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। वित्त विधेयक सेकंड बोला मैंने। मान के चलिए लोकसभा से कोई कानून प्रारंभ हुआ या राज्यसभा, क्योंकि दोनों से प्रारंभ हो सकता है। तो 3 प्रक्रिया यहाँ पे, पहले सदन ने विधेयक पास करके जब दूसरे सदन के पास पहुंचाए तो दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत कर दे, दूसरा सदन विधेयक में कोई ऐसा संशोधन कर दे जो पहले सदन को मान्य ना हो, दूसरा सदन विधेयक को 6 माह तक रोके रखे। तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की क्या आयोजन करता है, आपका दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता आपका कौन, राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखिएगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो अध्यक्षता यहाँ पे करता आपका कौन, लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने राष्ट्रपति लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कब समाप्त होती है, राज्यसभा, जल्दी बता दीजिए। भले ही पहले सदन से पास हो जाए तब भी, मैंने बोला पहले सदन से पास होकर दूसरे सदन में गया तब की बात बोली है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है, 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होने का विषय नहीं है। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए 6 ईयर में समाप्त होता है। अरे मैं राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा हूं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल नहीं पूछ रहा हूं। जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए, डी। अब यहां पे देखिएगा राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है, जैसे आप लोकसभा में तो पढ़ते हो कि ये अभी हमारी जो नवीन लोकसभा बनी वो 17वीं बनी, क्या राज्यसभा में ऐसा पढ़ा कि 14वीं राज्यसभा है, 15वीं राज्यसभा, नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित होने वाला सदन नहीं है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर होते, 1/3 पुराने जाते, तो 1/3 उसके स्थान पर नए आ जाते, तो ये चक्र उसका चलता रहता है। इसलिए राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति में से संबंधित निम्न कथनों में से एक सही नहीं है, वह संसद का एक संगठक भाग है,
वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कौन सा इसमें एक सही नहीं है। तो जल्दी बता दीजिए, वहां दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, वह संसद का संगठक भाग है, प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, संबंधित नहीं वो संबोधित है, किन्हीं भी परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। अरे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिए संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल संसद का संगठक भाग है राष्ट्रपति, वहां दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता। कभी भी राष्ट्रपति दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता, संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। मैं चर्चा में भाग लेने की मना कर रहा हूं, चर्चा में भाग नहीं लेता। वहां प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है, संबोधित करता है दोनों सदनों की बैठक को प्रत्येक वर्ष। वहां किन्हीं भी परिस्थितियों में अध्यादेश, बिल्कुल अध्यादेश भी आपका वहां जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत। इसलिए यहां पे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये ऑप्शन गलत होगा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14। अरे राज्यसभा में 17 नहीं है, मैंने लोकसभा का बोला है कि 17वीं लोकसभा गठित हुई है। कभी आपने राज्यसभा के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि 15वीं राज्यसभा है, 16वीं राज्यसभा है, 17वीं राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा लगातार चलने वाला सदन है, कभी भी विघटित होने वाला सदन नहीं है। लोकसभा विघटित होने वाला सदन है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। मिनीसेन, आप बोल रहे हो कि दोनों सदन में पास होने के बाद भी अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे तो अभी आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें समझाऊंगा मैं आपको, बने रहिएगा, बताऊंगा। बताइए इसमें से कौन संबंधित करता है बराबर होने की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर दीजिए। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष मत निर्णायक होगा, उसका प्रयोग करेगा। अब यहां पे देखिए मैं बताता हूं आपको, जब आप आर्टिकल 100 पढ़ते हो, आर्टिकल 100 में लिखा सदन में मतदान रिक्ति के होते हुए सदन के कार्य करने की शक्ति एवं गण पूर्ति कोरम। इसी आर्टिकल में लिखा है कि सदन की गण पूर्ति का मतलब क्या है, अगर आपको सदन का सत्र चलाना है तो 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। किसी भी प्रकार की कोई लोकसभा राज्यसभा में मतदान रिक्ति है, मतदान रिक्ति होने के बाद भी सदन वैसा ही आपका क्या करता रहेगा, कार्य करता रहेगा। तीसरी बात इसी में लिखी है कि अगर किसी भी विधेयक पर जो लोकसभा का अध्यक्ष है और राज्यसभा का सभापति है वो साधारण स्थिति में कभी मतदान नहीं करते हैं, लेकिन जब मत बराबर की स्थिति आती है अर्थात टाई वाली स्थिति हो जाए, बराबर इक्वल, तब निर्णायक मत देता आपका कौन, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। तो आर्टिकल 100 के तहत निर्णायक मत दिया जाता है, जिसलिए जिन लोगों ने आर्टिकल 100 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर दीजिएगा। भारत में राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया वहां बताइए। तो जल्दी बता दीजिए, राष्ट्रपति ने एक बार अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, किस में किया है, हिंदू कोड बिल, पेप्सो विनियोग, भारतीय डाकघर विधेयक या दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो जल्दी कमेंट कर दीजिए। अब यहां पे देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में, शायद 1978 का मामला है, हाँ 1978 का मामला है, 3 प्रकार की राष्ट्रपति की वीटो पावर होती है। अब समझ लो, कभी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, 3 प्रकार की वीटो पावर होती है। 3 प्रकार की वीटो पावर कौन कौन सी होती है। एक वीटो पावर है जिसे हम बोलते हैं आपकी क्या, अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो के बाद दूसरी जो वीटो है उसका नाम है आपकी क्या, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के बाद तीसरी जो वीटो है उस वीटो का नाम है आपकी क्या, निलंबनकारी वीटो। मेरी बात थोड़ी देर ध्यान से सुन लीजिएगा, कमेंट अभी मत करिए फालतू कुछ भी। अत्यंतिक, पॉकेट या निलंबनकारी। आर्टिकल 111 में ये सारी शक्तियां दे के रखी है, अनुच्छेद 111 में दे के रखी है।
दो सदनात्मक हमारे यहाँ पे विशेष व्यवस्था है, एक है लोकसभा और एक है आपका कौन सा, राज्यसभा। मान के चलिए कोई विधेयक लोकसभा ने भी पास कर दिया, लोकसभा से भी पास हुआ, कोई विधेयक राज्यसभा से भी पास हुआ, दोनों सदन ने पास कर दिया। अब वहां विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा वहां विधेयक? तो यहां जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती हैं। अत्यंतिक वीटो का मतलब क्या है? अत्यंतिक वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति, अगर मंत्रिमंडल इस बात का बोल दे राष्ट्रपति से कि इस विधेयक को सहमति नहीं देनी है, अत्यंतिक वीटो में अगर मंत्रिमंडल बोल दे कि इस विधेयक पर आपको सहमति नहीं देनी है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पे कभी भी भविष्य में अपनी सहमति नहीं देगा, क्योंकि मंत्रिमंडल ने उससे क्या कर दिया, आपका मना कर दिया। तो अत्यंतिक वीटो के तहत किसी भी विधेयक को पूर्णतः अधिनियम बनने से रोका जा सकता है। पहली बात तो ये, अत्यंतिक वीटो का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने पेप्सू राज्य संशोधन विधेयक पर 1953 में अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। लेकिन यह अत्यंतिक वीटो का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार करता, कभी स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाता है। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है? मान के चलिए ये विधेयक है, इस विधेयक को मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया, पर पॉकेट तो है ही नहीं, ठीक, इस वाली पॉकेट में रख लिया, मैंने पॉकेट में रख लिया। अब मान के चलिए जब मैंने पॉकेट में रख लिया तो ये मेरी पॉकेट में है, मैं कभी भी इस विधेयक पर सहमति दे सकता हूं और कहीं भी नहीं दे सकता हूं। मतलब अस्थायी रूप से विधेयक को मैंने अपने पास रख लिया, भविष्य में कभी मर्जी हुई तो सहमति दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। उस वीटो को बोलते हैं हम कौन सी वीटो? आपकी पॉकेट वीटो। निलंबनकारी का मतलब क्या है? विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस सदन के पास पहुंचाएंगे और सदन ने वापस वैसा के वैसा ही राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया, तब राष्ट्रपति दूसरी बार में अपनी सहमति देने के लिए आपका क्या है, बाध्यकारी है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जिसका भी जो कमेंट था अच्छे से बात पता चल गई होगी, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए अब बात समझ में आ गई। हाँ, पॉकेट नहीं है, ये वाली पॉकेट तो है ना, वो आपको नहीं दिखेगी। जल्दी बताइए समझ में आया पूरी राष्ट्रपति की? हाँ ठीक है, आ गई होगी मुझे उम्मीद है, और नहीं आई होगी तो फिर कभी पॉलिटी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा का अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, जो रोज लोकसभा का अध्यक्ष है वह अपनी जो निर्णायक मत देते हैं वहां किसमें प्रयोग करते हैं? वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो तब। अब जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। सिंपल से आपने अभी इसको समझा है, जब मत बराबर होगा तो आर्टिकल 100 के तहत अपना निर्णायक मत देगा कौन? आपका लोकसभा का अध्यक्ष, इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? आर्टिकल 123 पे चलते हैं। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देके रखिए। किसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति? राष्ट्रपति। जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? तो तब राष्ट्रपति जारी कर सकता है आपका क्या? अध्यादेश। जिस दिन राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया उस दिन से 6 माह के अंदर अंदर उसे दोनों सदन से पास हो जाना चाहिए। लेकिन मान के चलिए 6 माह के अंदर पास हो जाना चाहिए, जिस दिन राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया उसके 2 माह बाद ही संसद के दोनों सदन आपके लोकसभा और राज्यसभा सत्र में आ गए, तो जिस दिन से उनकी सत्र की बैठक प्रारंभ हुई उस दिन से आपकी 6 सप्ताह के अंदर अंदर, कितने सप्ताह आपके? 6 सप्ताह। तो यहां पे मैंने यही पूछा, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने से, तो देखिए जब सत्र में आ जाए उस दिन से 6 सप्ताह, अगर सत्र में ना हो तो कितना होगा आपका? 6 माह। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? 6 सप्ताह। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 6 सप्ताह या बी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका आपका क्या? बी। 6 मंथ नहीं होगा, 6 मंथ उस स्थिति में है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, तब 6 माह के अंदर अंदर उसे दोनों सदन से पास हो जाना चाहिए। अगर संसद के सदन जिस दिन से सत्र में आ जाए उस दिन से 6 सप्ताह के अंदर अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। जल्दी बताइए लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाते हैं हम? सभी को कमेंट करके बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल से
जल्दी बता दीजिए लोकसभा अध्यक्ष को। हाँ, मैं वीटो वाले उसमें शायद आपको आंसर बताना भूल गया, सॉरी, बता देता हूं। 1978 में जो आपकी पॉकेट वीटो थी, उस पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था आपका क्या, ज्ञानी जेल सिंह। और ज्ञानी जेल सिंह ने किस मामले में अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, उस विधेयक का नाम था आपका क्या, डाक संशोधन विधेयक। तो सॉरी, मैं उधर जल्दी में आपको पढ़ाते पढ़ाते आंसर बताना भूल गया। इसलिए 1978 में ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक में अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले थे ज्ञानी जेल सिंह। अत्यंतिक वीटो हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार पे कार्य होता है। इसका जो आंसर होगा वो अत्यंतिक नहीं होगा, भले ही राजेंद्र प्रसाद ने 1953 में सबसे पहले यूज किया। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ज्ञानी जेल सिंह। सॉरी, 18 यहां पे बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति पूर्ण होने से पहले पद से कैसे हटाया जाता है। तो कुछ नहीं है, यदि लोकसभा अपने बहुमत से इस बात का प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से क्या किया जा सकता, आपका हटाया जा सकता। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, आर्टिकल इसका जो 18वां है, इसका आंसर होगा आपका क्या, बी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, मैं शायद सन में कंफ्यूज हूं, सन में मैं कल आपको इसका सन बता दूंगा। ज्ञानी जेल सिंह वाला 1978 है या 86 है, सन में मैं अभी कंफ्यूज हूं। सन का आंसर मैं कल आपको बताऊंगा कि किस सन में प्रयोग किया है। सन वाला आंसर छोड़ दीजिए, कल मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर अब आपका 19, निम्न में से भारत की राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, नियुक्ति नहीं करता है। जल्दी कमेंट करके बताइए, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 19, उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो बताइए इसमें से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी आपकी नियुक्ति नहीं होती है। मैं 1986 से या 78 है, इसको आपको कल बताऊंगा, मुझे भी उसका सन याद नहीं आ रहा है। मैं आपको कुछ गलत नहीं बता सकता क्योंकि 4-5 हजार लोग के दिमाग में गलत फैक्ट जाएगा, वो गलत होगा। मुझे एक बार कंफर्म करने देना, फिर बताऊंगा। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए, सभी का आंसर क्या होगा। सिंपल सा आंसर है, अनुच्छेद जो 75 है उसमें लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता आपका यहाँ पे, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है, आपके राष्ट्रपति द्वारा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, आपका राष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है तो फिर उसका क्या होता है, तो उसका होता है निर्वाचन। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर उपराष्ट्रपति लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुए थे। जल्दी कमेंट करके बताइए कि लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे, जल्दी कमेंट करके बताइए। सृष्टि जी, बिल्कुल आपकी बात पे मैं सहमत हूँ, 1986 होगा, लेकिन मुझे एक बार देख लेने दीजिएगा, मैं बता दूंगा कल 1986 है कि 78 है। इसका आंसर दो अब आप। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे, 49 में, 52 में, 50 में या 54 में। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ सन में, इसलिए मैं सन के ऊपर कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। चलिए जल्दी बताइए, सिंपल सा इसका आंसर होगा। और शायद पीएससी ने एक बार पूछा भी है, लोकसभा के जो पहले आम चुनाव हुए थे वो हुए थे आपके 1952 में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1952 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण बताइए। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम बताइए। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति एकमात्र कौन थे, तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति। डी, जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग फटाफट। अब यहां पे देखिएगा, सिंपल सा आंसर है, एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति होंगे आपके कौन, नीलम संजीव रेड्डी। एक बात और याद रखिएगा,
एकमात्र मुख्यमंत्री जो आपके राष्ट्रपति बने, उसका भी आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। आंध्र प्रदेश के आपके ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर नीलम संजीव रेड्डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? जल्दी बताइए, लोकसभा का सत्र अवसान कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? किसके द्वारा लोकसभा के सत्र का अवसान किया जाता है? अब यहां पे देखिएगा, अगर आप देखोगे अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र आहूत के बाद लिखा हुआ आपका क्या? सत्र विघटन के बाद लिखा हुआ आपका क्या? सत्रावसान। तीन बातें लिखी हुई है, सत्र आहूत, सत्र विघटन और एक क्या लिखा है आपका? तो एक लिखा है आपका इसके अंदर आपका क्या? सत्र अवसान। अब यहां पे देखिएगा, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है संसद के सत्र आहूत, सत्र विघटन। सत्र आहूत करता है राष्ट्रपति, दोनों सत्र आहूत का मतलब होता है सत्र को बुलाना, सत्र विघटन का मतलब होता है सिर्फ लोकसभा का विघटन, क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। किसका विघटन? लोकसभा का विघटन। सत्रावसान होता है मतलब सदन को बंद करना, सदन की छुट्टी या बंद करना। तो ये सब काम करता है आपका राष्ट्रपति। तो लोकसभा को भी सत्र को अवसान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते, जल्दी बताइए। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जल्दी बताइए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब देखिएगा, आर्टिकल आप 54 जब पढ़ोगे, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देके रखा है। अब यहां पे देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या है? संसद के दोनों सदन के कौन से सदस्य, ध्यान रखिएगा, ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से भाग लेंगे? निर्वाचित। साथ ही साथ राज्य की विधानसभाओं के, राज्य की जिन राज्यों के अंदर आपकी क्या है? विधानसभा है, उन विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? आपके भाग लेते हैं। विधानमंडल नहीं बोला मैंने, विधानसभा बोला है। और प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गया हमारे यहाँ पे, जहां पे आपकी विधानसभा है, दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, और एक हमारा हो जाएगा आपका क्या? जम्मू कश्मीर। यहाँ पे भी आपकी विधानसभा बनेगी। तब आप ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी आपको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो देखिए, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। विधानमंडल नहीं आएगा, क्योंकि विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बना है। इसके अंदर आपकी विधानसभा भी आ जाएगी और इसके अंदर आपका विधान परिषद भी आ जाएगा, और जबकि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। विकल्प भी सही नहीं होगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1, 3 और 4 लगाया, 1, 3 और 4 या डी लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? डी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर देना। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? जल्दी बताइए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का महान न्यायवादी? सभी को आंसर देना है। इसका सिंपल सा आंसर होगा कि कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सिंपल सा आंसर है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिटायरमेंट की आयु होती है 65 वर्ष या 6 वर्ष। और मेरी बात एक बात ध्यान सुन लीजिएगा, जिसके आगे भी आप कार्यकाल लिख देते हो 65 वर्ष और 6 वर्ष, वो कभी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है बिना कारण बताए राष्ट्रपति कभी भी उस व्यक्ति को हटा सकता है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी 65 वर्ष या 6 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, तो ये भी प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कभी भी प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता, लेकिन भारत का महान न्यायवादी स्पष्ट लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। महान न्यायवादी के वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करता है। जिन लोगों ने आंसर महान न्यायवादी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रधानमंत्री का होता है निर्वाचन, चयन, मनोनीत या नियुक्ति? जल्दी बताइए, भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, चयन होता है, मनोनयन होता है या नियुक्ति होती है? जल्दी कमेंट करके सभी को आंसर बताना है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मनोनयन होता है या नियुक्ति होती है? सिंपल सा आंसर है। आर्टिकल जब आप 75(1) पढ़ोगे तो आर्टिकल 75(1) में स्पष्ट बात लिखी है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करेगा वहां करेगा आपका कौन? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है राष्ट्रपति। जिन लोगों ने नियुक्ति शब्द लगाया है उन सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। जल्दी बताइए, मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान नहीं कर सकता? वह स्वयं प्रत्याशी होता है, राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य के विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य हो। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, मुख्यमंत्री कब निर्वाचन नहीं कर सकता राष्ट्रपति के निर्वाचन में? अब यहां पे देखिएगा, अगर हम बात करें विधानमंडल, तो जो विधानमंडल है वहां भी दो से मिलकर बनता है। एक बनती है आपका, इसमें एक होता आपका क्या? विधान परिषद होती है, विधान परिषद होती है, और एक होती है इसके अंदर आपकी क्या? विधानसभा। दो से मिलकर आपका विधानमंडल बनता है। विधान परिषद को हम बोलते हैं आपके क्या? उच्च सदन। विधान परिषद को बोलते हैं उच्च सदन, और जो विधानमंडल है उसे हम बोलते हैं आपका क्या? निम्न सदन। निम्न सदन। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं प्रथम सदन, इसे प्रथम सदन बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं आपका क्या? विधान परिषद को द्वितीय सदन। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, मुख्यमंत्री कब निर्वाचन नहीं कर सकता? विकल्प आप सी पढ़िएगा, जब वहां राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। और आप ध्यान रखिए, उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। और मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट का निर्वाचन होता है उसमें विधान मंडल में से विधान परिषद के सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। जब वहां राज्य के विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य, तो बता दीजिए उच्च सदन का सदस्य मतलब वहां विधान परिषद का सदस्य, और विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। इसलिए जिन लोगों ने आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बाकी सभी विकल्प आप भूल जाइए, ये विकल्प आप पकड़ोगे तो आपको अपने आप इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का वर्णन है? जल्दी कमेंट करके बताइए, संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्व का वर्णन है? लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और प्रधानमंत्री के। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, आप सभी का आंसर इस पे क्या होगा? आप सभी को आंसर देना है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, उसका मतलब है कि जिस दिन चाहे उस दिन राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा सकता। इसका सीधा सा मतलब समझिएगा, जब तक प्रसाद बांटता रहेगा तब तक बना रहेगा, और जिस दिन प्रसाद बांटना बंद किया, मतलब जिस दिन राष्ट्रपति को आदेश मिला कि इस व्यक्ति को हटा दो, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति हटा देगा, और वहां व्यक्ति कभी भी क्यों नहीं पूछ सकता कि क्यों मुझे हटा रहे हो। ये होता है आपके प्रसाद पर्यंत का मतलब। डी, अब यहां पे देखिएगा क्या बोला है, संविधान के अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में देखिएगा प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। किसके कर्तव्यों का वर्णन है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि उसके द्वारा प्रशासन संबंधी जो भी निर्णय लिए गए उन निर्णयों से समय समय पर किसको अवगत कराया आपके? तो इसको अवगत कराना है किसको? आपके राष्ट्रपति को। अगर किसी विषय पर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से सलाह मांगी है तो प्रधानमंत्री उस सलाह को देने के लिए क्या है? आपका बाध्यकारी है। ये सभी बातें आपके कौन से आर्टिकल में देके रखी है? आर्टिकल 78 में। तो ये प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है। तो जिन लोगों ने आंसर डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28,
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। जल्दी बताइए, मंत्रिपरिषद में आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हो तो कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए? तो आप देखिएगा, आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है आपकी जो भी लोकसभा होती है, लोकसभा में जो भी सरकार होती है उस सरकार के खिलाफ आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन यहाँ पे क्या होता है, जरूरी होता है। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आपके किसके खिलाफ लाया गया था? तो ये लाया गया था आपके किसके खिलाफ? जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। सबसे अधिक बार किनके खिलाफ लाया गया? तो 15 बार लाया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ। सबसे ज्यादा बार लाया इंदिरा गांधी के खिलाफ। और अभी तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं? तो अभी तक 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव 50 सदस्यों का समर्थन यहाँ पे जरूरी होता है लाने के पहले। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 50 सदस्य लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा, इसलिए जिसका आंसर होगा वो होगा आपका 50। क्वेश्चन नंबर 29, उप प्रधानमंत्री का सृजन किस में है? उप प्रधानमंत्री के सृजन की बात किस संविधान में की गई है? उप प्रधानमंत्री के सृजन की बात किस में की गई है? जेबी कृपलानी सबसे पहले 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, ये याद रखना। सबसे ज्यादा बार 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया। अभी तक टोटल कितने लाए जा चुके? 27। उप प्रधानमंत्री का सृजन, मेरी बात सुनिएगा, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। पूरा संविधान पढ़ लीजिए, कहीं पर भी आपके उप प्रधानमंत्री का वर्णन नहीं है। संविधान में उप प्रधानमंत्री का वर्णन नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर उसका किया गया है क्या? वर्णन। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री हमने बनाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उप प्रधानमंत्री का संविधान में वर्णन नहीं है, इसलिए जिन लोगों ने बी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, संघीय मंत्रिपरिषद ने मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये पीएससी का क्वेश्चन भी आपको ये बताना है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75(3) याद करिए, आर्टिकल 75(3) में क्या लिखा है, फिर आगे बात करेंगे। अब यहां पे देखिएगा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अनुच्छेद 75। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसमें देके रखा है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में? उस आर्टिकल का नाम है 75(3). इसके अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अर्थात लोकसभा में जब तक बहुमत बना रहेगा तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, और जिस दिन लोकसभा से बहुमत गया उस दिन संपूर्ण मंत्रिपरिषद भी क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 75(3) या लोकसभा का बहुमत, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत होता है वहां लोकसभा के प्रति होता है, जिन लोगों ने आंसर लोकसभा लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो 30 क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा आज की क्लास आप लोगों के साथ। कल की क्लास के क्वेश्चन याद रखिएगा, उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बड़ा भाग था, जल्दी करना थोड़ा अच्छा नहीं होता, इसलिए हम 2 भागों में उसे कंप्लीट करेंगे। उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन होंगे और राज्य विधायिका से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 214 आर्टिकल से पहले के सारे प्रावधान हम इसमें सम्मिलित कर लेंगे। ज्यादा भाग आपके उसमें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित रहेंगे, इसलिए कल अच्छे से तैयारी करके आइएगा। ये आपकी पीएससी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हमारे आपकी वीडियो क्लासेस, पीडीएफ, प्रिंटेड नोट्स और ओल्ड स्टूडेंट जो हमारे कोर्स से जुड़े हैं उनको घर 999 रुपए में नोट्स पहुंचाए जाएंगे। अगर आपको अभी नोट्स चाहिए तो 1999 रुपए में प्राप्त होंगे। नोट्स, कोर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज आपको 555 रुपए में प्राप्त होगी। आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरु जी ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे आप फोन कर सकते हो, सुबह 10 से लगा के शाम को 8 बजे तक। साथ ही साथ हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 100 सब्जेक्टिव टेस्ट होने हैं। 25 इसके अंदर टोटल एफएलटी होगी, ध्यान रखिएगा 25 इसके अंदर एफएलटी होगी, तो टोटल 125 टेस्ट होंगे, 599 रुपए में प्राप्त होगी। 114 एफएलटी उसके अंदर आज तक अपडेट हो चुकी है। आप इस नंबर पे फोन कर लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है या कुछ भी ज्वाइन करना है
तो आज की क्लास, हाँ करंट का मैं आपको बता देता हूं। मेरे से किसी ने पूछा था करंट कब तक का पढ़े। पहली बात तो ये याद रखिएगा, आपको करंट पिछले साल के जनवरी से लगा के, पहला बात तो याद रखिए जनवरी से लगाकर, तो अभी आपको दिसंबर तक का पूरा करंट पढ़ना पड़ेगा। आप दिसंबर में कब तक का ले सकते हो, तो दिसंबर में आप 15 दिसंबर के बाद का करंट मत पढ़िएगा, क्योंकि पेपर बन चुका होगा। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, पिछले साल का भी कुछ करंट आप पढ़ सकते हो। कितना आप अधिकतम ले सकते हो। मेरे अनुमान से आपको जो पढ़ना चाहिए वो आपको पढ़ना चाहिए कब से, आपके जुलाई से लगा करके कब तक का, आपका दिसंबर तक का। अगर जुलाई से दिसंबर तक ना भी हो पाए तो कम से कम दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, 3 मंथ का तो पढ़ ही लीजिएगा। दिसंबर का, नवंबर का और अक्टूबर का। इससे ज्यादा करंट मत पढ़िएगा। एक दिन बाद में, जिस दिन आपका पेपर होगा उसके 2-3 दिन पहले एक वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा कि आपको 3 दिन पहले क्या करना है, पेपर में क्या सावधानी रखना है। क्योंकि पेपर में सावधानी बड़ी बात है, क्योंकि आपके यहाँ पे गोले भरने, और गोले भरने की भी आपकी बात करेंगे कब, जब पेपर का आपका 2 से 3 दिन पहले कि आपको पेपर में क्या करना है। क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा मैंने जो असफलताएं लोगों की देखी अभी तक, कई पढ़ने वाले गोले भरने में मिसप्रिंट कर देते हैं। क्वेश्चन सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, और गोले गलत भर के आते हैं। फिर बाद में होता है कि सिलेक्शन रुका, आता सब कुछ है लेकिन उस 2 घंटे की बात है, उस 2 घंटे के अंदर 100 गोले भरने हैं। और मैं आपसे एक बात बोलता हूं, कभी भी कुछ भी करिए, सबसे पहली बात गोले सही भरिए। अगर आपने रोल नंबर का एक भी गोला इधर से उधर कर दिया तो आपके पूरे पेपर का फिर कोई मतलब नहीं है। बात करेंगे जब पेपर आएगा उसके 2 दिन पहले कि क्या सावधानी रखनी है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी वीडियो के बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोग वीडियो ये खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट करके बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेश्चन था 1986 से 78 उसे मैं कल कंफर्म करके बता दूंगा, बीटो पावर के बारे में। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।